तो सबसे पहले ना मैं अरेज का थोड़ा सा ना इंट्रोडक्शन बता देता हूँ, फिर हम अपने ना नोटपैड की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो मैं ना इसका थोड़ा सा आपको पहले ना इंट्रोडक्शन दे दूँ कि अरेज असल में होती क्या है, उसको हम यूज़ क्यों करते हैं, क्यों हमने ये बनाई है। तो देखिए मिसाल के तौर पर मैं ना आपसे कहता हूँ कि आपने ना एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है कि ना जो 10 बच्चों के ना रूल नंबर स्टोर करे, ठीक है। 10 बच्चों के रूल नंबर स्टोर करे। तो मेरे पास 10 बच्चे हैं, तो मैंने 10 बच्चों के 10 ही रूल नंबर होंगे, तो मैंने उनको 10 वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं 10 वेरिएबल्स बनाऊंगा, ऐसी ए बी सी डी जो भी है, इस तरह के मैं क्या करूंगा 10 वेरिएबल बनाऊंगा। तो अगर एक क्लास में 100 बच्चे हैं तो मैं मुझे क्या करना पड़ेगा, 100 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। अगर इसी तरह एक कैंपस के अंदर फर्ज करें 1000 बच्चे हैं, तो मैं क्या 1000 वेरिएबल बनाने बैठ जाऊंगा, तो वो बहुत ही यानी कि मेरे लिए मुश्किल काम हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हमारे पास अरेज आ जाती हैं, अरेज। तो अरेज असल में होता क्या है, अरेज आपने ना छोटी क्लासों में सेट पढ़े होंगे, सेट। तो ये बिल्कुल सेट्स ही होते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं, ये होते हैं सेट ऑफ सेम डाटा टाइप। ये ले सेम डाटा टाइप से क्या मुराद है, फर्ज करें कि मैंने आपसे कहा कि आपने ना 100 बच्चों के ना रूल नंबर स्टोर करने हैं। आपने एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो 100 बच्चों के रूल नंबर स्टोर करे। तो आपको पता जो सा रूल नंबर है वो एक इंटीजर है, यानी कि 1 2 3 4 जो भी रूल नंबर है किसी बच्चे का, तो वो एक इंटीजर है। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, मैं 100 वेरिएबल इंटीजर के 100 वेरिएबल बनाने की बजाय मैं क्या करूंगा, इंटीजर की एक अरे बना लूंगा, ठीक है। और वो अरे का साइज क्या होगा मैं उसको बता दूंगा। लो जी, ये मैंने एक इंटीजर की अरे बनाई और इसका साइज है 100। तो वो यानी कि वो क्या है, अब उस अरे के अंदर मैं सेम डाटा टाइप का, यानी कि मैंने इंटीजर की डाटा टाइप बनाई है ना, इंटीजर की अरे बनाई है, तो मैं क्या कर सकता हूँ उस अरे के अंदर 100 वेरिएबल स्टोर कर सकता हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ एक अरे बनाई है 100 साइज की, और उसके अंदर मैं आप क्या कर सकता हूँ 100 इंटीजर स्टोर कर सकता हूँ। तो ये सिंपली का एक सेट ही है। तो मैं आपको समझा भी देता हूँ। हम चलते हैं अपने ना एक्सेल की तरफ कि असल में अरेज होती क्या है। मैंने यहाँ पे ना थोड़ी सी अरे बनाने की कोशिश की थी, ये देखिए कि ना, ये देखिए ये मेरी मेमोरी है। मेमोरी के अंदर आपको पता है इस तरह हमारी ना स्लॉट्स बनी होती हैं, ठीक है। ये हमारी क्या है, ये मेमोरी है। मेमोरी के अंदर ये हमारी जो सी ये मेमोरी है ये फ्री पड़ी हुई है। तो मैं कोई भी वेरिएबल जब डिक्लेयर करूंगा ना, तो ये मेरे इतनी देर रेंज के अंदर ना कोई वेरिएबल बन जाएगा। और आपको पता है जो मेमोरी होती है उसकी ना कोई इंडेक्स भी होता है। ये मैंने नीचे उसके इंडेक्स नंबर लिखे हुए हैं। वैसे तो ये इंडेक्स नंबर बहुत ना थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, हेक्साडेसिमल नंबर्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने ना सिंप्लिसिटी के लिए मैंने ना इसको काउंटिंग दे दिया कि ये इस स्लॉट का नंबर 1 है, इस स्लॉट का नंबर 2 है, ये तीसरी स्लॉट है, ये चौथी स्लॉट है, ये पांचवी, ये छठी, इसी तरह ये चलते चलते ये मैंने 16 स्लॉट्स बनाई हैं। वैसे होती बहुत ज्यादा है, ठीक है। मैं क्या करूंगा, मैंने फर्ज करें कि अगर मैं ना एक, आपको पता है कि आपका जो सा है ना, जब मैं एक इंटीजर डिक्लेयर करता हूँ मैं अपनी ना कोड के अंदर, जब मैं लिखता हूँ ना एक इस तरह करके इंट एक्स लिखता हूँ, तो आपको पता है ये मैंने एक इंटीजर वेरिएबल बनाया है। तो एक जो सा इंटीजर होता है वो मेमोरी के अंदर 4 बाइट्स लेता है, ठीक है। ये भी मैंने आपको शुरू शुरू में जब हमने डाटा टाइप पढ़ी थी, तो तब मैंने आपको बताया था कि एक इंटीजर कितनी बाइट्स लेता है, 4 बाइट्स। तो क्या होगा, मेरी मेमोरी के अंदर 4 बाइट्स की जगह का यानी कि एक डब्बा बन जाएगा बॉक्स। वो कितना साइज होगा उसका, 4 बाइट्स। अब उस का नाम क्या होगा, एक्स होगा, और उसके अंदर सिर्फ वो एक्स के लिए ना अपना वो स्पेसिफिक हो गया, यानी कि उसके अंदर सिर्फ एक्स की वैल्यू स्टोर होगी। यानी कि जैसे ही मैंने इंट एक्स लिखा है तो क्या होगा, फर्ज करें ये मेरी मेमोरी की जो सी स्लॉट थी ना ये फ्री पड़ी हुई थी ये वाली, उसने क्या किया, उसने ना अब ये जो सी स्लॉट थी ना इसको उसने स्पेसिफिक कर दी है। इसका नाम उसने क्या रख दिया, इसका नाम उसने एक्स रख दिया, ये ले। अब वो इसके अंदर सिर्फ एक्स की वैल्यू को स्टोर करेगा, ठीक है, ये ले। तो जैसे ही यानी कि सॉरी मैं आपको बताना भूल गया कि ये जो से मैंने ना बॉक्सेस बनाए हुए हैं इसका साइज कितना है। यानी कि मैंने आपको ये तो बता दिया कि एक जो सा मेरा इंटीजर है उसका साइज 4 बाइट्स होता है। फर्ज करें ये जो सी अब मेरी स्लोट्स हैं, इन हर एक स्लोट का साइज 1 बाइट का है, ठीक है। यानी कि ये एक बाइट है, ये एक बाइट है, ये एक बाइट है, टोटल मेरे पास यहाँ कितनी बाइट्स पड़ी हुई हैं, 1 से लेकर 16, यानी कि मेरे पास यहाँ पे 16 बाइट्स पड़ी हुई हैं। तो जब मैंने एक इंटीजर डिक्लेयर किया है तो क्या होगा, एक इंटीजर कितनी बाइट्स का होता है, 4 बाइट्स का होता है। तो वो मेरा कंपाइलर क्या करेगा, मेरी मेमोरी में जाएगा, जहां पे 4 बाइट्स फ्री होगी ना, मुसलसल 4 बाइट्स फ्री होंगी, वो उनको मेरे एक्स के लिए ना स्पेसिफाई कर देगा। यानी कि फर्ज करें
कि मेरी ये 5 से लेके ना 9 तक ये 4 बाइट्स हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 है, सॉरी ये 4 बन गई है, ठीक है। 5 से लेके 8 तक ये 4 बाइट्स मेरी बिल्कुल फ्री थी, 4 स्लॉट्स, यानी मैंने आपको पहले भी बताया कि एक स्लॉट कितनी बाइट की है, 1 बाइट की है। तो उसने क्या किया, ये जो 4 स्लॉट्स थी ना उसको उसने मुख्तस कर दिए एक्स के लिए, उसको उसने किसके लिए मुख्तस कर दिया, एक्स के लिए रियली। तो अब वो क्या करेगा, ये जो सी पूरी स्लॉट्स हैं इसके अंदर सिर्फ एक्स की वैल्यू को रखेगा, ये ले मैं इसको बना देता हूँ, ठीक है। तो अब ये जो सा 4 स्लॉट्स है उसने क्या किया, इनको मिला के उसने एक ही बॉक्स बना दिया, जैसे ये मैंने बना दिया एक बॉक्स। अब जैसे ही मैं अपने यानी कि कोड के अंदर जैसे ही मैं एक्स को कोई वैल्यू साइन करता हूँ ना, मैं लिख देता हूँ एक्स इक्वल टू 6 है, तो इस बॉक्स के अंदर जाके 6 की वैल्यू रख देगा, ये ले, ठीक है। अब इसी तरह मैं फर्ज करें मैंने अपने प्रोग्राम के अंदर 10 रूल नंबर स्टोर करवाने थे, तो मैं क्या करूंगा 10 वेरिएबल बनाऊंगा, वो इसी तरह के 10 वेरिएबल होंगे, जहां उसको फ्री मेमोरी मिलेगी ना, मेरा कंपाइलर क्या करेगा वहां पे जाके ये ना वेरिएबल बनाता चला जाएगा। इसी तरह मैंने एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसको यहाँ पे जगह फ्री मिली है तो उसने जाके यहाँ पे भी एक वेरिएबल बना दिया, उसको मैंने नाम क्या दे दिया, वाई का नाम उसको मैंने दे दिया, ये ले। फिर मैंने वाई को भी वैल्यू क्या असाइन कर दी, 6 असाइन कर दी। तो ये इसी तरह ना मेरे वेरिएबल के अंदर ना मेरी ना मेमोरी के अंदर इसी तरह ना वो क्या करता है, वो बॉक्सेस बना देता है, हर एक इंटीजर के लिए 4 बाइट्स का एक बॉक्स बना देता है। तो ये यानी कि अगर मैंने 10 वेरिएबल 10 स्टूडेंट के रूल नंबर स्टोर करने थे तो मुझे 10 वेरिएबल बनाने पड़ने थे, अगर मैंने 100 रूल नंबर स्टोर करने तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 100 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। तो वो बहुत ही ना मुश्किल काम बन जाता है। तो मैंने सिंपली उसके हल के लिए क्या आ गया, उसके सोल्व करने के लिए हमारे पास अरेज आ जाती हैं। अरेज क्या होती हैं कि एक तरह का सेट होता है जिसमें हम बहुत बड़ा डाटा स्टोर कर सकते हैं। यानी कि फर्ज करें मैंने 10 स्टूडेंट के रूल नंबर स्टोर करने हैं ना, तो मैं क्या करूंगा, एक ही अरे बना लूंगा 10 साइज की। मैं क्या करूंगा, एक ही अरे बना लूंगा जिसका साइज क्या होगा, 10 होगा, तो फिर उसके अंदर मैं 10 वेरिएबल स्टोर कर सकता हूँ। तो फिलहाल मैंने क्या किया, मेरे पास ना यहाँ पे 16 स्लॉट्स हैं। तो आपको पता है अगर एक इंटीजर 4 बाइट्स का हो तो 16 में कितने बाइट्स कितने इंटीजर आ सकते हैं, 4 इंटीजर आ सकते हैं। तो हमारी मजबूरी है क्योंकि हमारे पास यहाँ मेमोरी कम है, तो मैंने क्या किया, मैंने ना 4 साइज की एक अरे बना ली है, बिल्कुल ये अरे ही मैंने एक बनाई हुई है, ठीक है। मैंने क्या किया हुआ है, ये मैंने एक अरे ही बनाई हुई है। मैं आपको ना थोड़ा सा ना इसको ब्यूटीफाई करके दिखा देता हूँ, ये लें, अब आपको क्लियर नजर आ रही होगी। यानी कि देखिए ये 1 से लेके ये 1 से लेके पहली 4 बाइट्स क्या है, एक वेरिएबल के लिए, फिर अगली 4 बाइट्स दूसरे वेरिएबल के लिए, अगली 4 बाइट्स तीसरे वेरिएबल के लिए, और उससे अगली जो 4 बाइट्स हैं उसने चौथे वेरिएबल के लिए बना दी है। और जो से ये ओवरऑल अब क्या है, ये एक अरे है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं एक अरे। यानी कि फर्ज करें अगर मैंने 4 बाइट्स की एक सॉरी 4 इंटीजर की एक अरे डिक्लेयर किया ना, तो वो क्या करेगा, 4 इंटीजर्स को यानी कि कंटिन्यूसली मेमोरी में यानी कि जगह दे देगा, यानी कि जहां भी 4 बाइट्स की इकट्ठी जगह, देखो ना ये 4 वेरिएबल बिल्कुल कंटिन्यूस हैं। अगर मैं 10 वेरिएबल की एक अरे बनाता हूँ तो मेमोरी में जहां उसको 10 वेरिएबल की इकट्ठी जगह मिल रही होगी ना, वहां जाके इसी तरह का एक बड़ा सारा बॉक्स बना देगा, ठीक है। तो वो मेमोरी असाइन कर देगा मेरी अरे को। तो अब देखिए मैंने 4 इंटीजर के लिए मैंने एक ना अरे बना दी है, वो ये है। तो अब ये पहले इंटीजर के लिए है, ये दूसरे इंटीजर की जगह, ये तीसरी इंटीजर की, और ये चौथे इंटीजर की। तो मैं इसको थोड़ा सा ना कलरफुल कर देता हूँ ताकि आपको ना सही तरीके से नजर आ सके। ये ले, ये मेरा दूसरा वेरिएबल है, ये मेरा तीसरा वेरिएबल है, और ये मेरा चौथे वेरिएबल के लिए है, ये ले। तो ये उसने क्या किया, मेरे कंपाइलर ने 4 बाइट्स का उसने ना ये एक वेरिएबल है, और फिर 4 वेरिएबल को मिला के उसने एक मेरे पास अरे बन गई है, ठीक है। सिंपली मैंने क्या किया है, अगर मैंने 4 वेरिएबल अलग अलग डिक्लेयर करता तो उसने क्या करना था, ये अलग अलग उसको जहां भी जगह मिली थी उसने जाके अलग अलग 4 वेरिएबल बना देने थे। लेकिन जैसे ही मैंने 4 वेरिएबल की एक अरे डिक्लेयर किया है तो उसने क्या करना है, चारों को कंटिन्यूसली बना देना है, ठीक है। यानी कि अगर मैंने 4 इंटीजर की एक अरे बनाई है तो 4 इंटीजर के लिए उसको कितनी बाइट्स चाहिए होंगी, 4 4 16। तो यानी कि 16 बाइट्स की जगह जहां भी फ्री होगी उसने जाके वहां पे एक अरे बना दी है। तो अब देखें, अब जो सही ये अरे की ना, अब जैसे ही देखें ना, जैसे ही हमारी मेमोरी के नीचे ये इंडेक्स होते हैं, इसी तरह जो हमारी अरे होती है ना उसके भी इंडेक्सेस होते हैं। यानी कि ये हमारा पहली स्लोट थी, ये दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, 16 तक, इसी तरह जैसे ये नंबरिंग हुई है ना, इसी तरह हमारी अरे की जो से होती है ना स्लोट्स, उनकी भी नंबरिंग होती है। यानी कि देखिए ये पहला वेरिएबल है ना,
तो इसको अभी ना ये ना स्लॉट नंबर उन्होंने दिया होगा, मैं जरा ना बना देता हूँ स्लॉटिंग भी के लिए। चलिए अब ठीक है, ये ले। अब क्या होगा, आपने जो सा इंडेक्स होता है ना वो हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है, आपने ये याद रखना है। सी या सी प्लस प्लस के अंदर, बल्कि जितनी भी तकरीबन लैंग्वेजेस हैं उनके अंदर जो सा इंडेक्स होता है ना वो जीरो से स्टार्ट होता है। तो ये मेरी अरे का जीरो इंडेक्स होगा, ये मेरी अरे का पहला इंडेक्स होगा, ये मेरी अरे का दूसरा इंडेक्स होगा, और ये मेरी अरे का तीसरा इंडेक्स होगा। यानी कि ये आप, यानी कि ये असल में क्या बता रहा है कि ये साइज बता रहा है, ये टोटल यानी कि जीरो से लेकर तीन यानी कि चार वेरिएबल्स की एक मैंने अरे बनाई है, और ये उसका इंडेक्स है। जीरो इंडेक्स पे पहला वेरिएबल पड़ा होगा, पहले इंडेक्स पे दूसरा वेरिएबल पड़ा होगा, दूसरे पे तीसरा वेरिएबल पड़ा होगा, और तीसरे इंडेक्स पे फोर्थ वेरिएबल पड़ा होगा। ये आपने याद रखना है कि यानी कि जो सी नंबरिंग है ना वो जीरो से स्टार्ट होती है, वन से स्टार्ट नहीं होती है। ये यानी कि मेरा जीरो इंडेक्स, ये वन, और ये टू, और ये थ्री इंडेक्स है। अब सिंपली मैं क्या करूंगा, मैं इनके अंदर ना वैल्यू रख सकता हूँ। जैसे देखिए ना, मैंने चार वेरिएबल की एक अरे बनाई है, मैं पहले वेरिएबल के अंदर वन रख देता हूँ, दूसरे के अंदर टू रख देता हूँ, तीसरे के अंदर थ्री रख देता हूँ, और ये चौथे के अंदर मैं चार रख देता हूँ। तो ये अब मेरी क्या बन गई, ये मेरी अरे बन गई है। अब इस अरे के अंदर मैंने चार वेरिएबल है, चार इंटीजर है, ठीक है। पहले इंटीजर के पहले इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, जीरो इंडेक्स पे वन पड़ा हुआ है, पहले इंडेक्स पे टू पड़ा हुआ है, दूसरे इंडेक्स पे थ्री पड़ा हुआ है, और तीसरे इंडेक्स पे फोर पड़ा हुआ है। मैं वैल्यू थोड़ी सी चेंज कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। मैं यहाँ पे सिक्स, सेवन, एट और नाइन कर देता हूँ, ये ठीक है। यानी कि चार इंटीजर की एक अरे बन गई है। उसके जीरो इंडेक्स पे सिक्स है, पहले इंडेक्स पे सेवन है, दूसरे इंडेक्स पे एट, और तीसरे इंडेक्स पे नाइन पड़ा हुआ है। ये अरे की वैल्यूज है, और ये अरे के इंडेक्स हैं। आपने इनसे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब देखें, अब मैं सी प्लस प्लस के अंदर अरे किस तरह बना सकता हूँ, तो मैं आपको वो जरा बताता हूँ कि हम ना अरे किस तरह बना सकते हैं। सिंपली जिस तरह ना हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ना, जैसे यानी कि मैंने एक वेरिएबल इंटीजर बनाना है एक्स है, तो ये एक इंटीजर बन जाता है वेरिएबल एक्स। अगर मैंने एक अरे बनानी है ना, तो बिल्कुल पहले मैंने क्या करना है, डाटा टाइप लिखनी है। मैंने इंटीजर एक अरे बनानी है, तो मैं सबसे पहले इंटीजर लिख लूंगा। उसके बाद मैंने अरे का नाम लिखना है, जैसे ये देखना इंट एक्स था, सबसे पहले मैंने डाटा टाइप लिखी है, उसके बाद वेरिएबल का नाम है। तो इसी तरह पहले मैंने डाटा टाइप लिख ली है, अब मैं अपनी अरे का नाम लिखूंगा, जो मैंने अरे का नाम लिखना है। फर्स्ट करें, मैं अरे का नाम कैपिटल ए रख लेता हूँ, और उसके बाद मैंने क्या करना है, ये मैंने ना ब्रैकेट्स डाल देनी है, स्क्वायर ब्रैकेट्स इसको कहते हैं। और इन स्क्वायर ब्रैकेट्स के दरमियान मैंने अपनी अरे का साइज बताना है। फर्स्ट करें, मैंने अब जो सी मैंने वहाँ एक्सेल के अंदर बनाई है वो चार इंटीजर की है, तो मैं यहाँ चार लिख देता हूँ वैसे ही। तो ये देख सकते हैं, अब ये मैंने क्या किया, मैंने चार इंटीजर की एक अरे बना दी है। दोबारा देखें, सबसे पहले डाटा टाइप आएगी, उसके बाद मेरे अरे का नाम आएगा, फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स आ जाएंगे, उस ब्रैकेट्स के दरमियान मैंने क्या लिख देना है, अपनी अरे का साइज लिख देना है, ठीक है। अब ये मैंने जब इंट ए फोर लिखा है ना, तो मेरी मेमोरी के अंदर उसने अरे क्या किया, कंपाइलर ने, उसने ना ये 4 बाइट्स, सॉरी 16 बाइट्स की एक मेमोरी एलोकेट कर दी, क्योंकि आपको पता है एक इंटीजर कितनी मेमोरी लेता है, 4 बाइट्स, और फिर चार इंटीजर कितनी मेमोरी लेंगे, 16 बाइट्स। तो मेरे कंपाइलर ने क्या किया, उसको जहां भी 16 बाइट्स की मेमोरी फ्री मिली है ना, उसने जाके वहां पे एक अरे बना दी है, और उसने उसने डिवाइड भी कर दिया है 4 4 बाइट्स के लिहाज से, 4 4 बाइट्स के लिहाज से उसने उसके पीसेस कर दिए हैं, कि पहला 4 बाइट पहले इंटीजर के लिए, अगली 4 बाइट अगले इंटीजर के लिए, अगली 4 बाइट उसके अगले इंटीजर के लिए, अगली 4 बाइट उससे अगले इंटीजर के लिए। तो अब देखिए, अब हमने एक अरे बना ली है। अब इस अरे के अंदर हमने क्या वैल्यू कैसे इनपुट देनी है उसको, यानी कि मैंने वैल्यू भी तो यहाँ स्टोर की हुई है कि पहले इंटीजर को मैंने 6 असाइन किया हुआ है। तो अब मैं यहाँ पे कैसे अपने अरे के अंदर वैल्यूज को रखूंगा, तो बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले हमने क्या करना है, ए और जीरो, ये मैंने आपको पहले भी बताया, ये जीरो क्या इंडेक्स, यानी कि इंडेक्स को हम पोजीशन भी कहते हैं। यानी कि ए ऑफ जीरो वहां क्या रख दो, 6 रख दो। इसी तरह ए ऑफ वन पे जाके क्या रख दो, 7 सेव कर दो। इसी तरह ए ऑफ टू पे जाके क्या रख दे, 8। और इसी तरह ए ऑफ थ्री पे जाके, वो मैं उसको कहता हूँ कि तुम ना यार वहां जाके 9 स्टोर कर दो। ये बिल्कुल वही मैंने डाटा स्टोर किया है जो मैंने ना यहाँ पे किया हुआ है अपनी ना एक्सेल के अंदर। ये देखिए, थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ये ले, ये बिल्कुल वही डाटा है कि जो मैंने यहाँ पे आपको ना विजुलाइज भी कराया हुआ है एक्सेल के अंदर।
तो सिंपली मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने एक ना 4 इंटीजर की अरे बनाई है, वो मैंने आपको बता दिया कि अरे कैसे बनानी है। सबसे पहले आपने डाटा टाइप लिखनी है, उसके बाद ए क्या है, मेरी अरे का नाम है, और उसके बाद अरे का साइज मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिख देना है। तो यानी कि यहाँ पे अरे का नाम मैं लिख देता हूँ, मेरे अरे का नाम क्या, कैपिटल ए है, ये तो मैंने इसलिए सिंपली यहाँ पे कैपिटल ए लिख दिया है। और उसके बाद मैंने डाटा कैसे स्टोर किया है, ए और फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मैंने इंडेक्स लिखे, यानी कि पोजीशन, ये इंडेक्स है। तो मैंने इसको क्या किया है कि मैंने इसको कहा 0 इंडेक्स पे जाके ए अरे के अंदर जाओ और 0 इंडेक्स पे जाके 6 सेव कर दो। तो वो क्या करेगा, पहले इंडेक्स पे जाएगा, यानी कि 0 इंडेक्स पे जाएगा और वहां पे जाके 6 लिख देगा, जैसे यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, फिर इसी तरह पहले इंडेक्स पे जाओ, वहां जाके 7 स्टोर कर दो। उसने पहले इंडेक्स पे गया, वहां जाके 7 स्टोर कर दिया। ये इंडेक्स को हम पोजीशन भी कह सकते हैं। इसके बाद मैंने इसको कहा तुम ना अरे की दूसरी पोजीशन पे जाओ, वहां जाके 8 इनपुट दे, 8 रख दो, यानी कि उसने जाके यहाँ 8 रख दिया। इसके बाद मैंने इसको कहा कि तुम अरे की तीसरी पोजीशन पे जाओ, वहां जाके 9 स्टोर कर दो, तो उसने वहां जाके 9 स्टोर कर दिया है। ठीक है, अब आपको ये स्टोर हो गई है जाके वैल्यू। अब आपको, आप सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि वाकई ये जाके वहाँ स्टोर हो गई है। तो हमें कैसे पता चलेगा, जब हम इन वैल्यूज को प्रिंट करवाएंगे। तो प्रिंट करवाने के लिए आपको पता है कि हमारे पास सी आउट की स्टेटमेंट यूज होती है। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊँ ए ऑफ 0 फिर एंडल, तो आपको पता है कि ए के 0 इंडेक्स पे मैंने क्या स्टोर किया हुआ है, 6 मैंने स्टोर किया हुआ है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको रन करूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, मेरे पास 6 प्रिंट हो जाएगा। तो मैंने ये देखिए इसको रन किया है, तो वो आप देख सकते हैं कि मेरे पास 6 प्रिंट होके मेरी स्क्रीन के ऊपर आ गया है, ये देखिए। ठीक है, अब इसी तरह अगर मैं सबको मैंने प्रिंट करवाना है, तो मैं इसी स्टेटमेंट को कॉपी करता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ 4 बार। यानी कि यहाँ पे मैं AF1 प्रिंट करवा देता हूँ, यहाँ पे मैं AF2 और यहाँ पे AF3। तो अब ये सिंपली क्या होगा, यहाँ पे 0 इंडेक्स का डाटा प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे पहले इंडेक्स का, यहाँ पे दूसरे इंडेक्स का डाटा प्रिंट हो जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास तीसरे इंडेक्स का डाटा से प्रिंट हो जाएगा। तो ये देखिए मैं अगर रन करूँ तो वो देखिए मेरे सामने डाटा प्रिंट होके आ गया मेरी अरे का। यानी कि 0 इंडेक्स पे 6 पड़ा हुआ है, पहले पे 7 पड़ा हुआ है, दूसरे पे 8 पड़ा हुआ है, तीसरे पे मेरे पास 9 पड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ तक मुझे बता दें कि आपको समझ आई है। यानी कि सिंपली मैंने आपको अभी ना अरेज का इंट्रोडक्शन दिया है। यानी कि इंट्रोडक्शन आपने, यानी कि सिर्फ ना ऊपर ऊपर से थोड़ा सा याद रखना है कि असल में अरेज होती क्या है, हम किस लिए यूज करते हैं। मैंने आपको बताया कि अरेज हम किस लिए यूज करते हैं कि अगर हमने एक ही किस्म का डाटा स्टोर करना है, एक ही किस्म का ज्यादा डाटा स्टोर करना है। यानी कि देखिए ना, अगर हमने ये देखना, हमने 4 इंटीजर स्टोर किए हुए हैं, तो अगर हमने वैसे स्टोर करने थे 4 इंटीजर, तो हमने क्या करना था, 4 इंटीजर, 4 वेरिएबल बनाने थे, इंटीजर के 4 वेरिएबल बनाने थे। फिर हमने हर एक वेरिएबल को अलग अलग वैल्यू असाइन करनी थी। तो इसी तरह फिर वो, यानी कि मेरी मेमोरी के अंदर 4 इंटीजर स्टोर हो जाने थे। लेकिन अगर मैं चाहता कि यार मैंने 100 इंटीजर स्टोर करवाने हैं, तो फिर मैं क्या करता, 100 इंटीजर बनाने बैठ जाता, बिल्कुल नहीं बनाता, क्योंकि उससे मेरा टाइम बहुत ज्यादा ज़ाया होता था। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने फर्ज करे अगर मैंने 100 इंटीजर स्टोर करने हैं ना, तो मैंने 100 इंटीजर की एक अरे बना लूंगा, और उसके हर एक इंडेक्स पे मैं एक एक इंटीजर की वैल्यू असाइन कर दूंगा, तो वो जाके मेरी ना अरे के अंदर स्टोर हो जाएंगे। मैं एक क्वेश्चन आया कोई, ए 0 से ही स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट नहीं हो सकता। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया कि ये असल में 0 1 क्या है, ये इंडेक्स है, पोजीशन है। तो ये आपने हमेशा याद रखना, जो सी पोजीशन है ना, ये हमेशा 0 से स्टार्ट होगी। ठीक है, यानी कि ए ऑफ 0 से क्या मुराद है, इसका पहली जो सी स्लॉट है, यानी कि पहली स्लॉट आप कह लें, पहली पोजीशन तो नहीं हम कह सकते, क्योंकि ये 0th पोजीशन है। ठीक है, 0 पोजीशन पे क्या पड़ा हुआ है, 6 पड़ा हुआ है। ये आपने हमेशा याद रखना है, जो सी पोजीशन है ना, ये इंडेक्स है, ये हमेशा 0 से स्टार्ट होगा। यानी कि अगर मेरी अरे का साइज 4 है ना, तो इसके अंदर इंडेक्स कहाँ तक होगा, 0 से लेके 3 तक होगा। अगर मेरी अरे का साइज 10 है, तो उसके जो से इंडेक्स नंबर होंगे वो 0 से लेके 9 तक होंगे। ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो यानी कि अगर फर्ज करें कि मैं यहाँ पे ना 10 इंटीजर की एक अरे बना लेता हूँ, ये लिए 10 इंटीजर की एक अरे बना लेता हूँ, तो मेरे कंपाइलर ने क्या किया, मेरे कंपाइलर ने मेमोरी के अंदर गया, मेमोरी के अंदर जहाँ पे 40 बाइट्स की स्लॉट फ्री थी ना, 40 बाइट मुसलसल, आपको पता है क्योंकि एक इंटीजर 4 बाइट लेता है। तो मैंने यहाँ 10 बाइट, 10 इंटीजर की एक अरे बनाई है, तो टोटल वो कितनी स्पेस लेंगे, 40। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ 40 बाइट्स। 40 बाइट जहां भी फ्री होगा ना, तो मेरा कंपाइलर जहां वहां जाकर एक बड़ा सारा बॉक्स बना देगा, और उस बॉक्स के पीसीस कर देगा, 10 पीसीस कर देगा, यानी कि एक इंटीजर के लिए हर एक पीस को वो यूज करेगा। तो सिंपली मैं फिर क्या करूंगा, मैं इसी तरह ना, मुझे फिर ये जो सी स्टेटमेंट है फिर 10 मरतबा लिखनी पड़ेगी।
अगर यानी कि अगर मैं 100 इंटीजर की एक अरे बना लेता हूँ, तो फिर मैं ये इसी तरह 100 बार ये स्टेटमेंट लिखूंगा, यानी कि ए ऑफ 0 इसके बराबर है, A of 1 इसके बराबर है, A of 2 इसके बराबर है, इस तरह चलते चलते A of 99 इसके बराबर है। वो जो सा है था हमारी प्रॉब्लम थी, वो तो फिर से वहीं पे आ गई, यानी कि हमने एक ही स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करना पड़ रहा है। यानी कि अगर हमने 100 इंटीजर बनाने हैं तो फिर हमें अरे बनाने का क्या फायदा हुआ कि अगर हमने 100 साइज की एक अरे बना लिया तो उसके अंदर मैं डाटा कैसे रखूंगा, इसी तरह 100 मरतबा ये लिखूंगा? तो ये मैं बिल्कुल भी नहीं लिखूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे, अगर मैंने आपको बताया था, अगर हमने एक ही काम को बार बार रिपीट करना है तो हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं लूप्स यूज करते हैं। तो यानी कि मैंने अगर अरे के अंदर डाटा रखना है और उसको प्रिंट करवाना है ना, तो मैं क्या करूंगा, मैं लूप्स का यूज करूंगा। तो देखें फिलहाल मैं ना लूप को यूज करते हुए जो सा ये डाटा ना, मैं इसको फिर पहले ना प्रिंट करवाता हूँ। मैं साइज इसका 4 ही कर देता हूँ, ठीक है, 4 ही मैंने कर दिया है, क्योंकि मैंने ये देखे ना चारों इंडेक्स पे मैंने ये डाटा भी मैंने ना स्टोर किया हुआ है। मैं पहले नंबर पे क्या करता हूँ, मैं ना लूप को यूज करते हुए ना पहले ये डाटा ना प्रिंट करवाता हूँ। तो मैं इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। अब मैंने ये क्या करना है, मैंने फॉर लूप की मदद से ये डाटा प्रिंट करवाना है, ताकि मुझे ये एक यानी कि ये स्टेटमेंट बार बार ना लिखनी पड़े। मैं क्या करूंगा, फॉर लूप लूंगा, फॉर लूप लिखूंगा, फॉर लूप के अंदर एक ही स्टेटमेंट लिख दूंगा, वो 4 मरतबा चलेगी और मेरा डाटा को प्रिंट करवा देगी। तो ये देखिए मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ फॉर लूप। अब आपको पता है फॉर लूप मैंने शुरू कहाँ से करना है, इंट आई इज इक्वल टू 0 से। ठीक है, मैंने 0 से यहाँ पे क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया, क्योंकि जो से मेरा इंडेक्स है ना वो 0 से स्टार्ट होता है। और आपको आपने एक बात याद रखनी है, देखें ये जितनी भी स्टेटमेंट है ये तो सारी सेम है, सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, इंडेक्स नंबर पे। यहाँ पे इंडेक्स 0 है, यहाँ पे इंडेक्स 1 है, यहाँ पे इंडेक्स 2 है, और यहाँ पे इंडेक्स क्या है, 3 है। ठीक है, नजर आ रहा है ना आपको? यानी कि ये जितनी भी मैं, अगर मैंने देखे ना, अगर मैंने 100 मरतबा डाटा अरे के अंदर 100 इंटीजर है, तो मैंने 100 इंटीजर प्रिंट करवाने हैं, तो मेरी स्टेटमेंट यही होगी प्रिंट करवाने की। लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आ रहा होगा, सिर्फ इंडेक्स नंबर पे। ठीक है, तो मैंने क्या करना है, इंडेक्स नंबर मैंने सिर्फ चेंज करना है और स्टेटमेंट मेरी वही रहेगी। यानी कि इंडेक्स नंबर मेरा कहाँ से शुरू होता है, 0 से। तो इसलिए मैंने अपना फॉर लूप 0 से स्टार्ट किया है और मैंने कहाँ तक जाना है, 3 तक जाना है। ठीक है, यानी कि देखे ना, अगर मेरा साइज 4 है तो मैं क्या करूंगा, अब मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि आई लेस देन 4 हो, ठीक है, और आई प्लस प्लस हो जाए। मैं पहले लिख देता हूँ आई प्लस प्लस। एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका क्या है, मैं यहाँ भी ये भी लिख सकता हूँ कि आई लेस देन इक्वल टू 3 भी मैं यहाँ लिख सकता हूँ। तो यानी कि ये दोनों एक ही तरह यानी कि काम कर रहे हैं, यानी कि चाहे मैं आई को लेस देन 4 लिख दूं, चाहे मैं लेस देन इक्वल टू 3 लिख दूं, यानी कि हमारा जो इंडेक्स है वो 3 तक ही जाना है ना, 0 से स्टार्ट होके। अगर मेरे अरे का साइज 4 है तो उसने 3 तक जाना है। तो ये भी लूप कहाँ तक चलेगा, 0 से लेके 3 तक चलेगा ये लूप। और इसी तरह जो सा ये लूप है ये भी 3 तक ही चलेगा, ये लें। ठीक है, तो अच्छी जो सी है ना, हम कह सकते हैं तरीका है वो ये है कि हम ना लेस देन जो हमारे पास साइज होता है ना वहां तक चले जाते हैं सिंपली। यानी कि मैंने 0 से स्टार्ट किया अपना लूप और मैं लेस देन 4, यानी कि लेस देन 4 क्या होता है, 3, यानी कि मेरा लूप 0 से लेके 3 तक ये रन करेगा। अब मैंने अंदर स्टेटमेंट क्या लिखनी है, सी आउट। मैंने प्रिंट क्या करवाना है, ए ऑफ आई। ठीक है, मैंने ए ऑफ आई प्रिंट करवाना है। अब देखें सिंपली क्या होगा, जब मेरा पहली दफा ये लूप एग्जीक्यूट होगा तो मेरी आई की वैल्यू क्या है, 0 है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0, यानी कि ए ऑफ 0 प्रिंट हो जाएगा पहली मरतबा। फिर आई की वैल्यू में एक इजाफा हो जाएगा, फिर यहाँ पे दोबारा जब दूसरी मरतबा ये लूप एग्जीक्यूट होगा तो आई की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0 थी पहले, अब वो यहाँ पे 1 आ गई है। अब यानी कि ए ऑफ 1 प्रिंट हो जाएगा, ए ऑफ 1 क्या है, 7 प्रिंट हो जाएगा अब मेरे पास। जब ये तीसरी दफा लूप चलेगा, अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या हो गई है, 2। तो यहाँ पे ए और 2 मेरे पास प्रिंट हो जाएगा। अब दोबारा जब लूप चलेगा, आई की वैल्यू 3 हो गई है, तो यहाँ पे अब आई की जगह 3 आ जाएगा। तो मेरे पास क्या प्रिंट हो जाएगा, ए ऑफ 3। तो जब ये दोबारा लूप चला यहाँ पे आया तो आई की जब हो गई है, 4 हो गई है। तो जब उसने उस ऊपर जब उसने कंडीशन की तो 4 लेस देन 4, तो कंडीशन क्या हुई है, फॉल्स। अब ये मेरा फॉर लूप खत्म हो गया, यानी कि मेरा फॉर लूप कितनी दफा चला है, 4 मरतबा, 0 से लेके 3 तक चला है। यानी कि 0 से लेके ये कहाँ कब तक चला है, कहाँ तक, 3 तक। तो ये टोटल 4 मरतबा चला है। यानी कि 4 मरतबा मैंने क्या किया, मैंने ये 4 स्टेटमेंट लिखने की बजाय मैंने क्या किया, एक ही फॉर लूप यूज कर दिया है। वो कितनी दफा चल रहा है, 4 मरतबा। तो वो क्या करेगा, मेरा ये डाटा प्रिंट करवा देगा। मैं अगर इसको रन करूं
तो आप देख सकते हैं, ये देखिए मेरा डाटा प्रिंट होके आ गया 6, 7, 8 और 9। ये मुझे बता दें, ये आपको समझ आई है फॉर लूप की, कि मैंने फॉर लूप को यूज करते हुए किस तरह डाटा को प्रिंट करवाया। अब ये तो हमने देख लिया कि फॉर लूप की मदद से हमने किस तरह डाटा को प्रिंट करवाना है। अब हम चलते हैं कि फॉर लूप की मदद से हमने ना ये जो सब डाटा सेट कर रहे हैं, ये भी हमने फॉर लूप की मदद से करना है। अब देखिए, हम अगर हम 10 टीचर की एक अरे बनाते हैं, तो हम 10 मरतबा ये लिखने तो नहीं ना बैठ जाएंगे, बार बार ये लिखते रहेंगे कि हमारी अरे में जाके ये सेट कर दो। अब हमें क्या करना है, हमने ये जो सा डाटा ना, ये भी हमने फॉर लूप की मदद से सेट करना है। तो ये ले, मैं यहाँ भी एक फॉर लूप लिखने लगा हूँ। फॉर लूप बिल्कुल उसी तरह मैंने आई 0 से स्टार्ट किया, और कहाँ तक जाना है मैंने, मेरे 4 की साइज क्या 4 है, तो मैं <4 तक जाऊंगा। और अब यहाँ मैंने कोड क्या लिखना है, मैंने डाटा सेट करना है। तो सेट करने के लिए आपको पता है मैं कैसे सेट कर सकता हूँ, सिंपली ए ऑफ आई। अब यहाँ पे मैंने वो वैल्यू लिखनी है जो मैंने जाके स्टोर करनी है वहां पे। तो सिंपली देखिए, मैं ना पहले नंबर पे यहाँ 5 लिख देता हूँ, ये सिंपल सा मैंने लूप लिख दिया है। तो देखिए, जब ये पहली दफा लूप चलेगा, आई की वैल्यू क्या है 0 है, तो ए ऑफ 0, ए ऑफ 0 यानी कि 0 इंडेक्स पे जाके क्या स्टोर हो जाएगा, 5 स्टोर हो जाएगा। इस तरह दूसरी दफा जब लूप चलेगा, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, यानी कि दूसरे इंडेक्स पे, तीसरे इंडेक्स पे, चौथे, यानी कि 0 से लेके 3 तक चलेगा। 0 इंडेक्स पे भी 5 स्टोर हो जाएगा, पहले इंडेक्स पे भी 5, दूसरे पे भी और तीसरे पे भी, यानी कि हर जगह पे 5 5 5 स्टोर हो जाएगा इस फॉर लूप की मदद से। ये मुझे बता दें, ये फॉर लूप आपको समझ आए कि इस फॉर लूप की मदद से मैंने क्या किया है, 0 इंडेक्स पे भी, 1 इंडेक्स पे भी, 2 इंडेक्स पे भी और 3 इंडेक्स पे भी जाके क्या स्टोर हो जाएगा, मेरे पास 5 स्टोर हो जाएगा फिलहाल। ठीक है, हम डिफरेंट वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं, लेकिन वो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल क्या हो रहा है कि हर इंडेक्स पे जाके 5 स्टोर हो रहा है। और फिर ये जो सा दूसरा लूप है, इसकी वजह से मैं कर रहा हूँ कि हर इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है उसको मैं प्रिंट करवा रहा हूँ। तो देखिए, अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आपको पता चल जाएगा इसकी आउटपुट क्या आनी चाहिए। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने एक अरे बनाई है 4 इंटीजर्स की। फिर मैंने पहले फॉर लूप की मदद से मैंने ना हर इंडेक्स पे 5 स्टोर कर दिया है। और फिर मैंने दूसरे फॉर लूप की मदद से मैंने क्या किया है, हर इंडेक्स पे जो मेरे पास वैल्यू पड़ी है मैं उसको प्रिंट करवा रहा हूँ। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ, तो वो देख रहे हैं मेरे पास 5 5 5 5 प्रिंट होके आ गया। क्योंकि मेरी एरे का साइज 4 था, तो इसलिए देखिए ना 4 मरतबा 5 मैंने स्टोर किया हुआ है। मैं एक दफा दोबारा पढ़ लूँ क्या क्या सवाल आए हुए हैं। सर आई को 2 पर यूज कर सकते हैं, यानी कि आप कह रहे हैं कि मैं आई को 2 से इनिशियलाइज करा दूं। तो देखिए, अगर मैं आई को 2 से इनिशियलाइज करवाऊंगा ना, तो क्या होगा, देखिए ना, ये देखें खुद ही, यहाँ पे मैं अगर लिख दूं आई इज इक्वल टू 2, ठीक है, तो जब मेरा फॉर लूप पहली दफा चलेगा तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या होगी 2, यानी कि वो दूसरे इंडेक्स से शुरू होगा, जो से पहले 2 इंडेक्स है, यानी कि 0 वाला इंडेक्स और 1 वाला इंडेक्स, वो फिर कहाँ जाएंगे, वहां पे तो गार्बेज वैल्यू आ जाएगी, यानी कि उनको मैंने इनिशियलाइज किया ही नहीं है। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसको यहाँ से 2 से इनिशियलाइज स्टार्ट करता हूँ ना अपने फॉर लूप को, तो यहाँ पे तो वैल्यू 0 और आई की 0 आई, यहाँ पे 0 और 1 तो आएगा ही नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट क्या वैल्यू आएगी 2 आएगी, यानी कि वो 2 से स्टार्ट होगा। तो यानी कि आई ऑफ 2 पे जाकर नहीं सर, सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि मतलब आई को 2 बार आपने यूज किया है, तो ये वेरिएबल रूल्स के खिलाफ नहीं है? वेरिएबल रूल्स में तो है कि आई को या एक ही वेरिएबल को 2 बार यूज नहीं कर सकते, मतलब एक ही वेरिएबल को 2 बार इनिशियलाइज नहीं कर सकते। जी जी, मुझे ना आपकी सवाल की अब समझ आई है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैंने इस फॉर लूप के अंदर भी आई यूज किया हुआ है, इस फॉर लूप के अंदर भी आई यूज किया हुआ है। तो देखिए, मैं ना यस आपको सर। कि जो सा ये आई है ना, ये वाला आई है, इसका जो सा स्कोप है ना, वो सिर्फ इस ब्रैकेट के दरमियान है, यानी कि ये फॉर लूप यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे जाके एंड हो रहा है। तो जो सा ये आई है ना, ये सिर्फ इस इतनी इतने 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 ब्लॉक के अंदर है, इसका काम सिर्फ इतने ब्लॉक के अंदर अंदर है। अगर इस ब्लॉक के बाहर कोई भी आई यूज हो रहा है ना, उसका इस आई के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये आई आई अलग है, इस ब्लॉक के बाहर कोई भी आई है, उसका ताल्लुक इस ब्लॉक के आई के साथ नहीं है। और जो सा ये वाला आई है, वो आपको पता है इस फॉर लूप में यूज हो रहा है, तो इसका ताल्लुक भी सिर्फ इतने इतने ब्लॉक के साथ है। अगर देखें ना, मैं आपको बताता हूँ भी हूँ, अगर देखिए, अगर मैं इस ब्लॉक के अंदर एक और आई इनिशियलाइज करूंगा, डिक्लेयर करूंगा, तो वो देखे मुझे एरर दे रहा है, यानी कि इसी ब्लॉक के अंदर अंदर, इसी ब्लॉक के अंदर अंदर मैं 2 मरतबा आई यूज किया हुआ है। तो वो देखिए मुझे एरर दे देगा, क्या कह रहा है कि आई डिक्लेयर्ड इन फॉर लूप इनिशियलाइजेशन, कह रहा है कि ये आई तो आपने पहले ही डिक्लेयर किया हुआ है। ठीक है, यानी कि ये आप फिलहाल यही ज़हन में रखें, हम इसको डिटेल से जाके अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। फिलहाल आप इसको यही ज़हन में रखें कि जो सा ये वाला आई है ना, इसका जो सा स्कोप है वो इतनी इतनी जगह पे है, यहाँ इतनी इतनी ब्रैकेट्स, इतनी इतनी एरिया में है। और जो सा ये वाला आई है, इसका जो सा स्कोप है वो इतने इतने एरिया में है।
इनका तलक ना बाहर के इलाके से नहीं है, यानी कि बाहर जो मर्जी हो, इनको बाहर से कुछ लेना देना नहीं है। सिर्फ इन्होंने देखना है कि इस इतने इतने एरिया के अंदर ये सिर्फ एक मरतबा डिक्लेयर हो। अगर आप ना फिर आपने बिल्कुल सही कहा, मैंने इसको फिर भी चेंज कर देता हूँ ताकि ना कंफ्यूजन ना हो। तो मैं यहाँ पे जे कर देता हूँ और फिर यहाँ भी मैं जे कर देता हूँ, ठीक है। वैसे कोई मसला नहीं आ रहा, वैसे मैं कंफ्यूजन से बचने के लिए जे कर देता हूँ। तो वही है, मैंने सिंपली आई की जगह जे लिख दिया। तो अब जहाँ पे जे की वैल्यू पहले 0 होगी, फिर 1 होगी, फिर 2 और फिर 3, और वो इसी तरह वैल्यूज को प्रिंट करवा देगा, ठीक है। और एक और सवाल मेरे पास आया हुआ है कि सर अगर हमने फॉर में ही इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ही करना है तो A4 का क्या फ़ायदा? वैसे जहाँ तक मुझे समझ आ रही है, आप ये पूछ रहे हैं कि अगर हमने ये जो सा फॉर लूप है, इसके अंदर हमने ये इंक्रीमेंट किया हुआ है, तो आप पूछ रहे हैं फिर इसका क्या फ़ायदा है? मतलब मुझे नहीं समझ आई। यानी कि ये जो सा ये वाला 4 है ना, ये तो हमारी अरे का साइज़ है, ठीक है। मैं दोबारा बता दूं कि सबसे पहले मैंने क्या किया हुआ है, ये मैंने अरे को ना मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे। ये मैंने अरे को डिक्लेयर किया हुआ है, ये इसकी क्या डिक्लेरेशन है। जैसे मैं बिल्कुल ये इसी तरह सेम इसी तरह है, जैसे मैं इंट एक्स लिखता हूँ ना, इंट एक्स, तो ये मैंने ये वेरिएबल की डिक्लेरेशन है एक्स की, ये वेरिएबल एक्स की डिक्लेरेशन है, और ये मेरे जो सा अरे ए है ना, ये उसकी डिक्लेरेशन है। लेकिन जब हम अरे को डिक्लेयर करते हैं ना, तो हमें साथ उसका साइज भी बताना पड़ता है। ये मैंने इसकी स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर उसका साइज बताया हुआ है कि जो सी मेरी ए अरे है ना, उसका साइज 4 है, ठीक है। जबकि ये जो सी मैंने ये फॉर लूप है, ये तो मैं इसको ना वैल्यू असाइन कर रहा हूँ। यानी कि सबसे पहले मेरी आई की वैल्यू 0 है, तो ये यानी कि फॉर लूप 0 से स्टार्ट हो रहा है और 3 तक जा रहा है, 0 से लेके 3 तक जाएगा। यानी कि सबसे पहले 0, यहाँ आई की वैल्यू 0 आएगी, यानी कि मैं कह रहा हूँ कि 0 इंडेक्स पे जाके 5 रख दो। फिर आई की वैल्यू एक इंक्रीमेंट होके फिर आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर मैं कहूंगा कि 1 इंडेक्स पे जाके 5 रख दो, फिर आई की वैल्यू दोबारा इंक्रीमेंट हुई, फिर 2 हो गई है। मैं उसको कह रहा हूँ कि 2 इंडेक्स पे जाओ, वहां जाके 5 रख दो। फिर एक इंक्रीमेंट हुआ, आई की वैल्यू 3 हो गई है, तो उसने क्या किया, जाके तीसरे इंडेक्स पे जाके 5 उसने रख दिया, ठीक है। चलिए जी, ठीक है। अब बात आ जाती है कि वो पूछ रहे थे अगर हमने ना हर इंडेक्स पे जाके डिफरेंट वैल्यू रखनी हो, तो देखिए अब हमारे पास ना डिफरेंट वैल्यू रखने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि अगर हम खुद ही यहाँ पे सेट कर दें वैल्यूज, यानी कि जैसे ये है ना, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंट एक्स इज इक्वल टू 7, एक तरीका ये है कि यानी कि हम खुद ही यहाँ पे ना अरे के अंदर रख दें एलिमेंट्स। वो अभी आपको बताता हूँ कैसे रखेंगे। एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका ये है कि हम यूजर से इनपुट ले लें। जैसे हम यहाँ पे देखें ना, अगर मैं अकेला एक्स लिखता हूँ, उसके बाद मैं सी इन एक्स कर देता हूँ, अगर सी इन एक्स। दूसरा तरीका ये है हमारे पास कि अगर हम यूजर से उस वेरिएबल के अंदर इनपुट ले लें, तो हम बारी बारी ना दोनों तरीके देखते हैं कि सबसे पहले तो अगर हम ना उसके जो से है ना वेरिएबल, क्या उसको कहते हैं, डाटा, उसको यहीं पे अगर हम फिक्स कर सकें, तो अब देखें, अब हमारे पास दूसरा तरीका आ जाता है डिक्लेयर इनिशियलाइज करने का। असल में ये हम क्या कर रहे हैं, ये फॉलो को हमें ना इनिशियलाइज कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो सा किसी भी वेरिएबल को जो सा डाटा हम ना असाइन करते हैं ना, उसको हम कहते हैं इनिशियलाइज करना। किसी भी वेरिएबल को इनिशियलाइज करना मतलब क्या होता है, उसको डाटा असाइन करना। तो देखिए, अब ये फॉलो हमारे हमारे लिए क्या कर रहा था, ये हमारी अरे को डाटा असाइन कर रहा था, यानी कि ये हमने इनिशियलाइजेशन के लिए लिखा हुआ है, और ये फॉलो हमने प्रिंट करने के लिए लिखा हुआ है, और ये हमने अपनी अरे को डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है। और अब ये हमने सिर्फ अरे डिक्लेयर की है, अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको डाटा भी इनिशियलाइज यहीं पे करवा दूँ। तो अब दूसरा तरीका इसका ये होता है कि यहाँ इक्वल टू लिख के अब हमने आगे ना ये करली ब्रैकेट्स लिखनी होती है, ये करली ब्रैकेट्स है, ठीक है। अब करली ब्रैकेट्स के अंदर मैंने ना वो जहाँ डाटा रखना है, जो मैंने अपनी जाके इंडेक्स पे ऊपर रखना है, यानी कि देखें, फर्ज करें मैंने 0 इंडेक्स पे 1 रखना है, मैं डाटा चेंज कर लेता हूँ। 0 इंडेक्स पे मैंने 6 रखना है, पहले इंडेक्स पे 7, फिर दूसरे पे 8 और तीसरे पे 9, ये और एंड पे सेमी कोलन। अब दूसरा तरीका तो ये था हमारे पास इनिशियलाइज करने का, ठीक है। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर मैं यहाँ पे एक इंट एक्स डिक्लेयर करता हूँ, अब इसको हमने वैल्यू अगर असाइन करनी है तो हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो तरीका हमारे पास ये था कि अगर मैं यहीं पे इसको इनिशियलाइज कर दूं, और दूसरा हमारे पास तरीका क्या था कि अगर मैं यूजर से इनपुट लूँ इसके अंदर, तो वो भी जाके इसको वैल्यू असाइन हो जाएगी। दो तरीके थे। इस तरह ये अरे को भी इनिशियलाइज करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि अगर मैंने जहां इसको डिक्लेयर किया है वहीं पे मैं इसको इनिशियलाइज कर दूं। तो ये मैंने क्या किया है, अब ये जो 6 है ना, ये मेरी अरे के जाके 0 इंडेक्स पे स्टोर हो गया है, 7 मेरी जाके पहले इंडेक्स पे स्टोर हो गया है, 8 दूसरे इंडेक्स पे, और जो 9 है वो जाके तीसरे इंडेक्स पे स्टोर हो गया है। तो टोटल मेरी देखने अरे का साइज 4 है, जो कि यहाँ मैंने लिखा हुआ है।
अगर यहाँ पे मैं अगर एक और वैल्यू प्लस कर दूंगा ना तो वो एरर देना शुरू कर देगा मुझे, क्योंकि मैंने देखे ना साइज मेरा 4 है, जबकि जो से मैं उसको इनपुट दे रहा हूँ डाटा यानी कि इनिशियलाइज कर रहा हूँ वो 5 है। तो वो देख ले मुझे कह भी रहा है कि टू मैनी इनिशियलाइजर वैल्यूज हैं, तो इसलिए मैंने इसको कम कर दूंगा। मैंने उसको उतनी ही इनपुट देनी है जितना उसका साइज है। तो ये मैंने क्या किया, मैंने डाटा को इनिशियलाइज कर दिया। अब मैंने यहीं पे डाटा अगर इनिशियलाइज कर दिया तो जो सा मेरा ये जो सा पहला लूप है उसकी तो मुझे जरूरत नहीं ना रही, क्योंकि ये लूप क्या कर रहा था, मेरा डाटा इनिशियलाइज कर रहा था। तो इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ ये, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने जहाँ पे मैंने अपनी अरे को डिक्लेयर किया मैंने वहीं पे उसको इनिशियलाइज भी कर दिया है। तो अब मुझे ये पहले लूप की तो जरूरत ही नहीं रही है। सिंपली मैं क्या करूंगा, मैंने अपने जो सा अरे का डाटा उसको प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए मैंने ये दूसरा लूप रखा हुआ है। तो अब अगर मैं इस कोड को रन करूं तो आपको पता है क्या प्रिंट होगा, 6, 7, 8 और 9 प्रिंट हो जाएगा। तो मैंने इसको रन करता हूँ तो देखें 6, 7, 8 और 9 प्रिंट हो गया है। इसी तरह मैं अगर यहाँ पे डाटा चेंज कर दूं, मैं 11, 22, 33 और 44 ये ले, मेरे 4 साइज था तो मैंने 4 इंटीजर पास कर दिए हैं कोमे के साथ। यानी कि पहले इंडेक्स 0 इंडेक्स पे जाके 11 स्टोर हो गया, पहले पे 222, तीसरे पे सॉरी दूसरे पे 32, 33 और तीसरे पे 44। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो वही मेरा डाटा ये देखें ये प्रिंट हो गया, ठीक है। ये मुझे बता दें, आपको समझ आ गई है कि यानी कि मैंने अरे को इनिशियलाइज कर दिया जहाँ पे मैंने इसको डिक्लेयर किया था वहीं पे मैंने इसको इनिशियलाइज कर दिया। पहला तरीका तो ये हो गया। अब दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था कि किसी भी वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका तो जहां मैंने इसको डिक्लेयर किया मैं उसको वहीं पे इनिशियलाइज कर दूं, वो हमने ये पढ़ लिया है। अब दूसरा तरीका क्या होता है कि मैं यूजर से इनपुट लूं और वो इनपुट जाके वहां पे स्टोर कर दूं। अब मैं वो तरीका देखने लगा हूं। यानी कि अगर तो हमने यूजर से इनपुट ले ली है तो देखिए ये मेरी ना अरे का साइज कितना है, 4 है। तो मैं ये मिटाने लगा हूँ, बल्कि नहीं मिटाता नहीं हूँ, मैंने इसको कमेंट आउट कर देता हूँ ये। और जो सी मैंने ये अरे है ना मैं इसको दोबारा से कॉपी करके ना यहाँ पे लिख लेता हूँ ये, ताकि आपके जहन में रहे मैंने कमेंट डाउन किया हुआ उसको, ठीक है। ये अब कोई स्टेटमेंट नहीं है कि ये कमेंट है सिर्फ, ठीक है। अब ये मैंने क्या किया, मैंने ना 4 इंटीजर की एक अरे बना ली है। अब मैंने क्या करना है, मैंने यूजर से इनपुट लेनी है, जो यूजर मुझे इनपुट देगा ना वो मैंने जाके इस अरे के अंदर स्टोर करना है। तो ये देखिए मेरे अरे का साइज कितना है, 4 है। तो मुझे 4 मरतबा यूजर से इनपुट लेनी पड़ेगी, 4 मरतबा। तो आपको पता है अगर मैंने 4 मरतबा इनपुट लेनी है तो मैं एक फाइल भी यूज कर लेता हूँ जो 4 मरतबा चलेगा। मैं दोबारा क्या करूंगा, ये जैसा मैंने कमेंट आउट किया था इसको मैं कमेंट हटा देता हूँ। तो यही लूप जो आपको पता है कि ये 4 मरतबा चलेगा। जी जी बिल्कुल, अगर हमने उसको वहीं पे इनिशियलाइज कर दिया ना यहाँ, लेकिन जैसे ये मैंने किया हुआ है, तो फिर मुझे फॉर लूप यूज करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि फॉर लूप तो हमने तब यूज करना है जब हमने उसको वैल्यू असाइन करनी है, ठीक है। तो वैल्यू मैंने देखना यहीं पे उसको असाइन करनी है, तो फिर मुझे ना फॉर लूप यूज करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। तो इसलिए मैंने ना इसको कमेंट आउट किया हुआ था। तब मैंने जब अब मैंने सिर्फ ये एक अरे बनाई है जिसको मैंने इनिशियलाइज नहीं किया है। अब इसलिए मैं फॉर लूप की मदद से ना इसको इनिशियलाइज करने लगा हूँ, यानी कि जो मुझे यूजर इनपुट देगा ना वैल्यू वो मैं जाके इसके अंदर स्टोर कर दूंगा, ठीक है। अब आपको बताइए जो सा ये फॉर लूप है ये 4 मरतबा चलेगा, ये तो आपको पता है। मैं यहाँ पे क्या प्रिंट करूंगा, सी आउट एंटर एनी नंबर, ये ले। तो ये सबसे पहले ये प्रिंट हो जाएगा एंटर एनी नंबर। उसके बाद मैं क्या करूंगा, सी इन ए ऑफ आई, ये ले। तो यानी कि देखिए ना ये मेरा फॉर लूप 4 मरतबा चलेगा। सबसे पहले आई की वैल्यू क्या है, 0 है। तो ये जब मेरा पहली दफा लूप चलेगा तो पहले ये प्रिंट हो जाएगा एंटर एनी नंबर, और फिर वो यूजर से इनपुट लेगा। जो यूजर इनपुट देगा वो कहाँ जाकर स्टोर कर देगा, आई की वैल्यू 0 है, यानी कि ए ऑफ 0 पे जाके वो वैल्यू को स्टोर कर देगा। फिर दोबारा ये लूप चलेगा, फिर दोबारा यही स्टेटमेंट दोबारा प्रिंट हो जाएगी, और फिर वो दोबारा इनपुट यूजर से लेगा। फिर दोबारा जो यूजर इनपुट देगा वो क्या करेगा, वो ए ऑफ 1 पे जाके स्टोर कर देगा, यानी कि पहले इंडेक्स पे। फिर दोबारा आई की वैल्यू में इजाफा होगा, फिर वो दोबारा यूजर इनपुट लेगा और वो कहाँ जाके स्टोर कर देगा, दूसरे इंडेक्स पे। दोबारा फॉर लूप जो इनपुट देगा वो जाके तीसरे इंडेक्स पे स्टोर कर देगा। तो इसी तरह यानी कि जितनी मरतबा ये लूप चलेगा ना वो उतनी दफा इनपुट लेगा और अगले अगले इंडेक्स पे जाके उसको स्टोर करता रहेगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ अब ये लें, तो वो देख लें वो क्या कह रहा है, एंटर एनी नंबर। मैं इसको 1 इनपुट दे देता हूँ, मैंने एंटर दबाया दबाया दो, देखे दोबारा अब लूप चल पड़ा है। अब वो कह रहा है एंटर एनी नंबर, मैं अब 2 दे देता हूँ। इसने 4 मरतबा इनपुट लेनी है क्योंकि 4 मरतबा लूप चल रहा है। अब मैं 3 और फिर मैं 4। अब देखिए मैं जैसे ही एंटर दबाऊंगा ना ये फॉर लूप तो खत्म हो जाएगा। अब उसके बाद जो सा ये फॉर लूप ये क्या करेगा,
मैं जो जो वैल्यू मैंने एंटर की होगी उनको प्रिंट कर देगा। मैं जैसे ही यहाँ पे एंटर दबाऊंगा तो वो देख लें 1 से लेके 4 तक डाटा मेरा प्रिंट हो गया है। ठीक है, तो ये देखिए मैंने मुख्तलिफ वैल्यू जो मुझे यूजर इनपुट दे रहा है वो जाके मैं अरे के अंदर स्टोर कर रहा हूँ। तो आजकल यहीं तक ठीक है। हम मैं ना एक दफ़ा ओवरव्यू आपको दोबारा देता हूँ कि आज हमने किया क्या है। सबसे पहले हमने ना फॉर लूप की प्रैक्टिस की थी, क्योंकि देखिए आपको पता है यहाँ पे फॉर लूप रेस के टॉपिक के अंदर फॉर लूप बहुत मरतबा यूज होना है, इसलिए मैंने आपको आते साथ पहले ना फॉर लूप की 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाए हैं ताकि आपको फॉर लूप का थोड़ा पता चल जाए। उसके बाद मैंने अरे का टॉपिक स्टार्ट किया है। तो असल में अरे क्या होता है, अरे ये सेट ही होता है एक से ज्यादा वेरिएबल स्टोर करने के लिए। यानी कि अगर हमने एक ही तरह के ज्यादा वेरिएबल स्टोर करने हैं तो हम क्या करते हैं, उस डाटा टाइप की अरे बना लेते हैं। यानी कि अगर 10 वेरिएबल स्टोर करने हैं ना तो हम 10 वेरिएबल बनाने की जगह क्या करेंगे, 10 साइज की एक इंटीजर की अरे बना लेंगे। अब उस अरे के अंदर 10 वेरिएबल स्टोर कर सकते हैं। जैसे ये है ना कि मैंने 4 वेरिएबल की एक इंटीजर की अरे बनाई हुई है। अब इस अरे के अंदर मैं 4 जो से इंटीजर है ना वो स्टोर कर सकता हूँ। तो अब देखें, अब इसके अंदर पहली बात आती है कि हमने इसके अंदर इंटीजर स्टोर करने हैं। स्टोर करने के अमल को हम कहते हैं इनिशियलाइज करना। अब मैंने आपको बताया कि इनिशियलाइज करने के हमारे पास 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है कि हम जहाँ पे हमने अरे को डिक्लेयर किया है ना तो वहीं पे उसको हम इनिशियलाइज कर दें। वो तो हम इस तरह कर देते हैं, एक ही लाइन के अंदर हमने अरे को डिक्लेयर किया और उसी लाइन के अंदर हम उसको इनिशियलाइज कर देते हैं। जबकि जो दूसरा हमारा होता है ना मेथड, वो होता है हमने यूजर से इनपुट लेनी है। जो हमें यूजर इनपुट देगा वो हमने जाके उस अरे के अंदर स्टोर करना है। तो वो देखिए अगर हमारी अरे का साइज 4 है तो हमने 4 मरतबा इनपुट लेंगे ना यूजर से। तो अगर हमारे अरे का साइज 10 है तो फिर हमने 10 मरतबा यूजर से इनपुट लेनी है, तो हमें एक लूप यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने एक लूप यूज किया है। तो जैसा कि हमारे अरे का साइज 4 था इसलिए मैंने क्या किया, मैंने 0 से अपने लूप को स्टार्ट किया है। ये अपने याद रखना है, जो सा हमारा लूप है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होगा अगर हम अरे के साथ डील कर रहे हैं, क्योंकि अरे का जो सा इंडेक्स होता है वो 0 से स्टार्ट होता है हमेशा। ठीक है, तो मैंने अपने लूप को 0 से स्टार्ट किया है और मैं कहाँ तक गया हूँ, 3 तक। यानी कि 0 से लेके मेरा लूप 3 तक चलेगा, क्योंकि अगर तो मेरे अरे का साइज 4 है तो उसके जो से इंडेक्स होंगे वो क्या होंगे, इंडेक्स 0 से लेके 3 तक होंगे। ठीक है, तो ये मेरा लूप 4 मरतबा चलेगा। तो सबसे पहले जब ये चलेगा तो वो कहा ये प्रिंट हो जाएगा और आई की वैल्यू क्या है, मेरी 0 है। तो वो यूजर से इनपुट लेगा, 3 का आपको पता है यूजर से इनपुट लेता है। जो यूजर इनपुट देगा वो कहाँ जाके स्टोर हो जाएगा, ए ऑफ 0 में। ए ऑफ 0 से मुराद 0 से इंडेक्स पे जाके, ए अरे के अंदर 0 इंडेक्स पे जाके जो यूजर इनपुट देगा पहली दफा वो जाके स्टोर हो जाएगा। अब दोबारा जब लूप ऊपर गया, अब आई की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट हो गया। अब आई की वैल्यू क्या है, 0 से 1 हो गई है। अब दोबारा वो जब यूजर से इनपुट लेगा वो इनपुट जाके वो कहाँ स्टोर करेगा, ए ऑफ 1 में, यानी कि पहले इंडेक्स पे जाके वो उसको स्टोर कर देगा। फिर दोबारा मेरा लूप जब स्टार्ट होगा फिर से आई की वैल्यू में एक और इंक्रीमेंट हो गया। अब 2 की जगह अब 3 आ गई आई की वैल्यू। तब जब वो दोबारा आई यूजर इनपुट देगा ना वैल्यू, तो वो जाके ए ऑफ 3 में जाके वो स्टोर कर देगा। इसी तरह ये 0 से लेके 3 तक ये चलेगा लूप। यानी कि 0 इंडेक्स पे पहले वैल्यू दी, फिर हमने पहले इंडेक्स पे, फिर दूसरे इंडेक्स पे, फिर हमने तीसरे इंडेक्स पे। तो ये इसी तरह हमने पूरी अरे को इनिशियलाइज कर दिया है। ठीक है, और फिर जो सा ये लूप है ये हमारा वो डाटा को प्रिंट करवा रहा है। सिंपली सी आउट हमने किया हुआ है, ए ऑफ जे, जे यहाँ पे पहले 0 था, फिर 1 होगा, फिर 2 और फिर 3। तो ये हमारी वैल्यू को प्रिंट कर रहा है। तो सिंपली आज हमारा काम यही था कि हमने ये सीखा है आज कि एक अरे क्या होती है, उसको हम क्यों यूज करते हैं। ठीक है, पहले नंबर पे हमने ये देखा है। फिर हमने देखा कि एक अरे को हम डिक्लेयर कैसे करते हैं। फिर हमने देखा उसको हम इनिशियलाइज कैसे करते हैं। इनिशियलाइज करने के 2 तरीके हमने देखे हैं। एक तरीका क्या हमने ये देखा है, एक तरीका पहला तरीका हमने ये देखा कि जहां हमने इसको डिक्लेयर किया वहीं पे हमने इसको इनिशियलाइज कर दिया। दूसरा तरीका हमने ये देखा है कि हमने यूजर से वैल्यू ली है और जो वैल्यू यूजर देगा उससे हमने अपनी अरे को इनिशियलाइज किया है। और फिर हमने ये देखा कि हमने अपनी अरे का डाटा को कैसे प्रिंट करवाना है। ये फॉर लूप की मदद से हमने अपने अरे के डाटा को प्रिंट करवाया हुआ है।